थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ी परिचर्चा, होपफुली सम क्वेश्चन आंसर्स, इस पर एक बात करेंगे। फैलता हुआ शहर और सिकुड़ती हुई हरियाली। ये पूरे शहर का एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन इसमें हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है, हमारी अपनी क्या भूमिका है, और जो सरकार की है वो तो है ही है, उसके लिए एक संघर्ष तो हर स्तर पे चलता ही रहेगा। पर भी सोच पाएंगे कि हम खुद हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमारे अगली पीढ़ी को क्या करना चाहिए। उम्मीद है इस पर आज गहन चर्चा होगी। तो एक बार पुनः आपका, जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम यहाँ एक पत्रिका के साथ हुई जो क्षेत्रीय भाषा में थी, और धार ने उत्तराखंडी भाषाओं पर काम करना तब शुरू किया। साल बढ़ते गए। वर्तमान में हमारा शिक्षा को लेकर एक कार्यक्रम, एक कोना कक्षा का, जिसमें हम राज्य के उनको सहयोग दिया ताकि वो अपनी शिक्षा जारी रख सके। ये कार्यक्रम अभी तक हमारा चल रहा है और इसमें हम आज तक उन सभी बच्चों के खाते में ऑन रिकॉर्ड 45 लाख रुपए से भी ज्यादा ट्रांसफर कर चुके हैं। ये कार्यक्रम भी हमारा आर्म समाज के सहयोग से ही चलता है। हमारा एक कार्यक्रम मेला को राज्य पर्व का दर्जा दिया और इस तरह राज्य बनने के 15 साल बाद उत्तराखंड को प्राकृतिक पर्व हरेला के रूप में एक राज्य पर्व मिला। धार की हरेला यात्रा जारी रही और सन 2016 से हमने इसे एक माह का कार्यक्रम बनाकर हरेला संग्रांत, यानी कि 16 या 17 जुलाई जब भी संग्रांत हो तब से लेकर एक माह का कार्यक्रम इसे बनाया। और इस एक माह में हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के लोगों को न केवल पर्यावरण और पौधा लगाने के प्रति जागरूक करते थे, बल्कि पौधारोपण को एक जन आंदोलन बनाने की भी हमने कोशिश की। 2016 से लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है और इसी से कर ही रहे थे, लेकिन हमने इस बार विशेष करके वृक्ष बचाने की बात भी की। जो पेड़ हमारे आसपास हैं, जो कई 100 साल पुराने हैं, उनको बचाने, उनकी देखरेख करने और उनके संरक्षण का मुद्दा भी इस बार धार ने उठाया है। और हम लगातार 16 जुलाई से विभिन्न संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, मोहल्लों में होते हुए आज 21वें दिन पहुंचे हैं दून लाइब्रेरी आप सभी साथियों के साथ सबसे बड़ा मुद्दा उठाने, जो हमारा आज का मुद्दा है, फैलते हुए शहर, सिकुड़ती हुई हरियाली। ये अपने आप में एक सवाल भी है और जवाब भी। हम देहरादून शहर बढ़ रहा है, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, जो भी शहर है हमारे आसपास वो बढ़ रहे हैं। विकास भी हमें चाहिए, शहर भी बढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम कैसे प्रकृति का समन्वय बना सकते हैं, पर्यावरण के साथ संतुलन बना सकते हैं और बिना पेड़ों को नुकसान पहुंचाए क्या हम विकास कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, हमारे साथ श्री लोकेश ओरी जी BTDT से, भूमेश भारती जी प्रसिद्ध फोटोग्राफर, बिजू नेगी जी, डॉक्टर मधु डी सिंह जी और भी कई गणमान्य व्यक्ति आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्षमा चाहूंगी अगर किसी का नाम है तो मैं बीच बीच में जरूर आगे भी बात करती रहूंगी। अब कार्यक्रम, जिस विमर्श के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस पर हम लोग चलते हैं। और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य वक्ताओं को, और उस कड़ी में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्री अनीश लाल जी को। मैं चाहूंगी सभी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें हमारे आज के मुख्य वक्ताओं का, कि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके हमारे बीच आए हैं। आप सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून के एक सक्रिय सदस्य एवं ट्रस्टी हैं। देहरादून के बदलते हुए स्वरूप और नष्ट होती हरियाली से चिंतित होकर आप पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर सदैव मुखर रहते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अगला मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अनूप नौटियाल जी को, और मैं चाहूंगी उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर से मेरा आग्रह रहेगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप SDC फाउंडेशन के संस्थापक व वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक सवालों पर अपने शोध और डेटा के साथ हमेशा सक्रिय रहते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसी कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूंगी आशीष गर्ग जी को। आशीष जी अपने पर्यावरण से लगाव के चलते आपने इको ग्रुप के साथ विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया है
और हाल ही में आपने सहस्त्रधारा रोड पर काटे गए पेड़ों के विरुद्ध एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। बहुत स्वागत है सर आपका। इसी कड़ी में हमारे अगले वक्ता हैं श्री तन्मय मंगाई जी। आप वर्तमान में धात के केंद्रीय सचिव हैं तथा उत्तराखंड आंदोलन में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है। आपने पिछले 13 वर्षों में धात की हरेला यात्रा का बहुत ही कुशल नेतृत्व किया है। तो मैं एक बार सभी से आग्रह करूंगी, जोरदार तालियों के साथ हम हमारे आज के वक्ताओं का स्वागत करें। और हमारे वक्ताओं से बातचीत करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे ट्रीज ऑफ दून चैप्टर के संयोजक श्री हिमांशु आहूजा जी से कि वो आए और बात को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। ये महज इत्तेफाक है कि हमारे 4 वक्ताओं में से 3 के नाम अ से शुरू होते हैं। हमने ऐसा कुछ ABCD प्लान नहीं किया था, लेकिन ऐसा हो गया। अगली बार हम जरूर ध्यान रखेंगे कि अगले सत्र के वक्ताओं के नाम ब से ना शुरू हो। वो किस तरह से हरेला को पहचानते हैं या अपने आप को हरेला से किस प्रकार जोड़ते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने शायद कभी मिट्टी में हाथ नहीं लगाया, कभी पेड़ नहीं चढ़े, बाग कोई फिक्र नहीं होती, हम उसकी परवाह नहीं करते। तो इस तरह से जब हमारा हरेला से, हरियाली से, पेड़ों से रिश्ता नहीं रहेगा तो हम उसकी परवाह क्यों करेंगे? ये एक सोचने की बात है। इसी बात के चलते हम ट्रीज ऑफ दून में ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को पेड़ों के पास लेकर जाएं, उनको सम्मान दें, उनको पहचानें, उनसे मिलें, उनका हालचाल पूछें, पेड़ों से एक रिश्ता बनाएं। क्योंकि जब तक हमारा पेड़ों से रिश्ता नहीं बनेगा तब तक हम पेड़ों को बचाने के लिए आगे भी नहीं आएंगे। और ऐसा हमने पिछले हाल के कई सालों में देहरादून में देखा है कि पेड़ कटते रहते हैं, हरियाली उजड़ती रहती है, लेकिन आम आदमी या हम लोग, आम समाज उससे काफी बेफिक्र है और ये बेफिक्री काफी चिंताजनक है। जुड़ाव होगा तो फिक्र होगी। पिछले 20 सालों में देहरादून ने काफी प्रगति की है एक मायने में, लेकिन उस प्रगति का खामियाजा जो है वो हमारे खेत खलिहान और पेड़ों ने उठाया है। और आज की हमारी चर्चा इसी बात को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ेगी कि क्या हम इस दिशा में कुछ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो अब मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए चर्चा की तरफ बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं आगे। आप लोगों के पास आ जाता हूं। तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से जो एक वो रहेगा वो ये रहेगा कि हमने देखा है कि जब से राजधानी बनी है तब से देहरादून में आबादी बढ़ी है, मकान इमारतें बढ़े हैं, ट्रैफिक बढ़ा है, जरूरतें बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ हरियाली कमतर होती गई और आज हम इस चिंताजनक हालत में हैं कि हम उस पर चर्चा करने के लिए मजबूर हैं और इकट्ठा हैं। और इकट्ठा है ये एक बहुत अच्छी बात भी है। तो ये तेजी से फैलते हुए शहर और इसमें जो सिमटती हुई कटती हुई हरियाली है, इसको हम किस संदर्भ में देखते हैं, किस तरह हम इसको समझते हैं। मैं आशीष गर्ग आपसे शुरू करना चाहूंगा कि आप हमें समझाएं कि आपका क्या इस बारे में सोच है, आप किस तरह से इसको देखते समझते हैं। धन्यवाद हिमांशु। जो आपका सवाल है कि शहरीकरण के साथ साथ जो हमारी हरियाली कम होती चली जा रही है, तो देखिए ये तो दोनों ही नेसेसिटी है। अब बात ये आती है कि हमारी प्रायोरिटी किसकी है। तो शहरीकरण तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं,
क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी प्लस जो हमारा पलायन हो रहा है गांव से शहरों की तरफ, तो दबाव शहरों पर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये जो दबाव शहर पर आ रहा है और हरियाली, देहरादून के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो देहरादून का जो एक पोटेंशियल था अपना जो हरियाली का, और इसमें यदि आप इस जो अर्बन जो हमारे प्लानर्स एंड डेवलपमेंट हैं करते हैं उनसे डिटेल में यदि कभी आप बात करें तो वो यही बताएंगे आपको कि जो देहरादून शहर था उसको जो अभी मेट्रो के चार्ज में जो हमारा शहरीकरण हो रहा है उसके लिए कभी फिट नहीं था। इसको हमको जो डेवलप करना था, यहाँ का जो अंग्रेजों के टाइम में बसा था, और बेसिकली ये रिटायर्ड लोगों की जमीन थी जहाँ यहाँ रहते थे, बसते थे आके, तो हमको कुछ उसी को देखते हुए इसको डेवलप करना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारी प्लानिंग फेल हुई, हमारे जो मास्टर प्लान्स हैं, अभी भी आज तक भी हम उसको ड्राफ्ट मास्टर प्लान कहते हैं। मास्टर प्लान इनफैक्ट हमारा फाइनल, जैसा आपने कहा राजधानी बनी, तो 2020 के आसपास 2005 तक फाइनल हो जाना चाहिए था, लेकिन त्रासदी ये है कि आज तक वो फाइनल नहीं हुआ। तो जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट एक मेरे ख्याल से छलावा रह गया, तो एक आर्बिट्रेरी डेवलपमेंट हुआ जिसको गवर्नमेंट या हमारे प्लानर्स देखते रहे, और उसको दूसरे जो हमारा माफिया है, लैंड माफिया है या डेवलपर्स हैं, या साथ ही साथ इंडिविजुअल्स जो हैं या जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसको अपनी तरीके से डेवलप करते चले गए, और वो उसकी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई। जैसे अमीबा होता है, वो अपनी चारों तरफ फैलता है, तो वो उस तरीके से फैलता चला गया। तो ऑब्वियसली उसमें जितनी हरियाली थी, वो बड़ी प्रेशियस हरियाली थी। यदि ब्रिगेडियर साहब यहाँ साथ में बैठे हैं, बचपन में यदि राजपुर रोड पे हम तो बहुत छोटे थे, घूमने जाते थे, तो वो हरियाली हम आज उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो क्या थी, मतलब। तो ऑब्वियसली मेरा पॉइंट ये है कि दूसरा इसके साथ साथ अभी ये तो एक बात हुई, अब मैं उसको दूसरा क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में जरूर एक 4-5 लाइन बोलना चाहूंगा। इस समय हम किसी भी तरीके का डेवलपमेंट कर ले, और जितने दुनिया के बेस्ट सिटी भी जो प्लान है, उन पर इस समय क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट सबसे ज्यादा, मतलब उसमें प्रेशर है, और हम एक कैलामिटी के कह सकते हैं कि डोर स्टेप पे खड़े हैं, या समझ लीजिए उसमें प्रवेश कर गए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। जो यूरोप इस समय या अमेरिका है, इस समय जो वहां पर गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, वो अनप्रेसिडेंटेड है। साथ ही साथ यदि आप देखें हमारे जो ओशियन जो वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से आपके जो कोरल्स जो होते हैं उसके अंदर जो सारा पूरा लाइफलाइन है पूरी उसके कलर चेंज हो गए। और हम यदि अपने लोकल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे देखें, तो अभी आपने जो ये बाढ़ का प्रकोप देखा है, जितना हमारा हिमाचल, उत्तराखंड या जूनागढ़, राजस्थान, इवन दिल्ली, तो इसमें आपने जो हाल देखा, तो ये जो आपके अनप्रेसिडेंटेड जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये अभी आपकी इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो पॉइंट इज कि हमको जो ये डेवलपमेंट या शहरीकरण हम कर रहे हैं, उसको हम क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। हमने तो उसको लोकली प्लानिंग के डेवलप पे ही मतलब नहीं समझ पाए, तो अब जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमको जो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग करनी थी शहरीकरण की, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो अब पेड़ों की बात उसमें बहुत छोटी रह जाती है, क्योंकि जब ये डिजास्टर आएंगे तो जितना फंड्स हम इनको क्रिएशन में क्रिएट कर रहे थे, उससे कि मल्टीपल टाइम्स तो हम उनको दोबारा से रिस्टोर करने में लगाएंगे। तो इसमें पेड़ों का जो या हरियाली का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से अभी हमारे किसी के पास है ही नहीं कि हम इसको क्या करना चाहते हैं। तो ये आज आपने जो डिस्कशन किया है, तो हो सकता है एक छोटी सी शुरुआत हो। धन्यवाद। धन्यवाद। आशीष, आपने एक देहरादून घाटी की अनप्लान डेवलपमेंट को एक क्लाइमेट चेंज के संदर्भ से जोड़ते हुए हमें बड़ी भयावह तस्वीर दिखाई है। मैं पूछना चाहूंगा अनूप जी से, अनूप आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी बात को, आवाज गूंज तो नहीं रही है? क्या आवाज आ रही है आप तक? है?
थोड़ा आप बेटर है थोड़ा। तो मैं तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि आशीष भाई ने डिजास्टर्स का जिक्र किया, मैं तो पहले उन 20 लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा जिनकी मृत्यु, क्योंकि वो लापता हैं लेकिन वो मृत्यु ही है उनकी, जो गौरी कुंड में जो है बह गए हैं। तो वो इस विनाशकारी विकास के मॉडल का, मेरे शब्दों का बुरा मत मानिएगा, मेरे अंदर शायद बहुत आक्रोश है, तो आपको अगर मैं कहीं ज्यादा बोल जाऊं तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, है ना। तो ये जो है, तो वहां से खैर उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं बात को शुरू करना चाहूंगा। और वैसे तो विषय खैर जो हमारा है सबके सामने है ही है, लेकिन मैं 3 बातों के साथ में अपनी बात शुरू करूंगा। तो पहली तो वैश्विक है, और वो वही है जो आपने बोली बात। अब एक दुर्भाग्य उत्तराखंड राज्य का और है कि वो जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया आशीष भाई ने, क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस, उत्तराखंड के 70 विधायकों में से कितने विधायकों ने क्लाइमेट शब्द भी सुना होगा? मैं किसी को छोटा दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे राज्य की कहीं भी सोच में ये क्लाइमेट नाम का शब्द आत्मसात ही नहीं है। तो पहली बात मैं क्लाइमेट चेंज की, तो एक मैं वैश्विक स्तर से बात शुरू करूंगा, उसके बाद मैं देश की बात करूंगा, और उसके बाद में मैं अंत में उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में एक बहुत छोटी और हल्की बात आपके साथ साझा करूंगा। अब आप कहेंगे अरे छोटी और हल्की बात कैसे है? क्योंकि वो जो छोटी और हल्की बात है वो इस राज्य की शून्यहीनता को वो दर्शाती है। तो एक एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहले जो वैश्विक बात है, जैसा अभी आपने बिल्कुल सही फरमाया, और अगर आपकी जानकारी में ना हो, मैं बड़े शालीनता, विनम्रता, निवेदन के साथ कह रहा हूं कि आप इंटरनेट में जाकर के देखिएगा कि जुलाई 2023 का महीना इस पूरा मानव जाति के लिए अभी तक का सबसे गर्म महीना रहा है, इतिहास में दर्ज हुआ है। और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, कोई समय सीमा है इसमें कोई, अमांशु जी? या फिर 5-7 मिनट में तो यार फिर आप रिकॉर्ड करके LIU को भेज देना, उसके लिए तो नहीं कर रहे रिकॉर्ड, ज्यादा बेटर है। तो ऐसे लोगों को भी आना चाहिए ना सुनने के लिए कि जनता क्या बोल रही है। भाई वो नहीं है यहाँ पे ना, उनको आना चाहिए, उस मालूम तो पड़े कि पब्लिक में क्या आक्रोश है। कहीं सीधा हॉटलाइन लगा रहा है वहां। तो एंटोनियो ग्यूटेरेस है उनका नाम, जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो उन्होंने ये कहा, ये उनके शब्द हैं, और ये 27, और ये भी देखिए खूबसूरत बात है कि ये जो मैं तीन बातें आपके साथ साझा करूंगा, ये सब पिछले 10 दिनों में घटित हुई हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का समय समाप्त हो गया है, और अब जो नया दौर है वो ग्लोबल बॉइलिंग का है। तो ग्लोबल, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग तो खत्म हो गई, पुरानी बात है, अब ग्लोबल बॉइलिंग शुरू हो चुकी है। और इसके जो परिणाम हैं, जो भयावह परिणाम इस समय जो दुनिया देख रही है और आने वाले समय में देखेगी, वो हमारी कल्पना से बाहर है। तो 45 डिग्री यूरोप में होना, 47 डिग्री होना, 48 डिग्री होना, वो कोई बहुत बड़ी बात है। और ये आगे जाकर के कहां जाएगा, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में हमेशा बात होती है, पेरिस एग्रीमेंट की बात होती है, 1.5 डिग्री की तमाम ऐसी बातें होती हैं। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे। तो लेकिन पहली बात, मैं अपनी बात को वहां से शुरू करना चाहता था। दूसरी बात जिसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, वो अभी हमारे देश में एक नया कानून पारित हुआ है, और यहां पर आप लोग और हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम वृक्षों को कैसे बचाएं। लेकिन क्या आपकी जानकारी में है कि अभी हमारे देश में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वो अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। आप में से जिनको इसके बारे में जानकारी है, कृपया अगर थोड़ा हाथ उठा दें तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा है, आप में से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जिन हमारे साथियों को नहीं पता है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लें। देखिए, इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को थोड़ा उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे क्या, 50-60 साल पहले जाना पड़ेगा। और एक जमाना था 1980 से पहले का, जब जो वन होते थे वो राज्यों के ऊपर उनका अधिकार होता था। तो आप आए, आपने राज्य सरकार से बात करी, राज्य सरकार ने
उस जमीन को आपको दे दिया। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं कि भाई उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 50,000 हेक्टेयर जो है पिछले 20-25 सालों में वो विकास के नाम पर वो बलि चढ़ चुका है। 50,000 हेक्टेयर का कितना मतलब होता है? 100 हेक्टेयर का 1 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। 50,000 हेक्टेयर का मतलब 500 स्क्वायर किलोमीटर। 500 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब लगभग 3 देहरादून शहर जो है पिछले 20 सालों में इतना बड़ा जंगल काट करके विकास को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। वापस इस पर लौटते हैं तो 1980 में हमारे देश में कानून बना जिसका नाम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, बड़ा लैंडमार्क एक्ट है, जिसके तहत यह कहा गया कि भाई अब अगर किसी को भी जंगलों की आवश्यकता है किसी राज्य को, तो वो केंद्र सरकार से आकर के बात करेगी, केंद्र सरकार जो है उसके बाद अनुमति देगी, उसके बाद आगे बढ़ेगा काम। क्या इससे हमारे जंगल बचे? ऐसा तो नहीं है कि जंगल बच गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई अंकुश है। मुझे अगर कुछ करना है तो मेरे को अगर अर्चना मैडम से स्वीकृति लेनी है तो कम से कम मेरे को आकर के आपको बताना तो पड़ेगा। आप मुझे स्वीकृति देंगी, कई बार हो सकता है मुझे मना भी कर दें। ये कड़ी सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में 2006 में एक फॉरेस्ट राइट एक्ट आया। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है कि जो समुदाय जो जंगलों में रहते हैं, हम सब जानते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको और मजबूत करने के लिए एक और एक्ट आया, तो ये भी और मजबूत हो गया। अब मैं बीच में भूल गया, 1996 में एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, गोदावर्मन जजमेंट आया था। तो 1980 में ये एक्ट आया, 1996 में गोदावर्मन उसमें आया। उसके तहत क्या हुआ कि जंगलों का दायरा देश में और बढ़ गया। बड़े सरल तरीके से समझ लेते हैं कि जंगलों का दायरा और बढ़ गया और 2006 में ही आ गया। तो कानून के तौर पर चीजें मजबूत होती गई। लेकिन 9-10 साल पहले जो डेवलपमेंट लॉबी है, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें स्वीकृति नहीं मिलती, हमें स्वीकृति नहीं मिलती, हमें स्वीकृति नहीं मिलती। तो ऐसे करते करते अक्टूबर 2021, अभी क्या चल रहा है, यह है अगस्त 2023, लगभग 2 साल पहले सरकार ने एक कंसल्टेशन का पेपर सामने निकाला। फिर खैर बहुत सारी उसमें बातें आती हैं, लेकिन दोस्तों उसका लबोलबाब यह है कि 26 जुलाई को यानी 6-7 दिन पहले लोकसभा में वो बिल वो पास हो गया है। अब उसके दुष्परिणाम क्या हैं, मैं कुछ आंकड़ों के साथ में अपनी बात को साझा करना चाहूंगा। हमारे देश का जो पूरा क्षेत्रफल है लगभग 33 लाख किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हमारे देश के जो जंगल हैं लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 25% हो गया, 33% होना चाहिए, 25%। उत्तराखंड राज्य जो है वो लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब क्या हुआ है, मैं माफी चाहूंगा, मैं अपनी बात क्या अब तक रख पा रहा हूं या मैं पता नहीं, थोड़ा अपनी बात बोल पा रहा। तो जगह है 33 लाख तो पूरा देश हो गया, उसमें 8 लाख जंगल है। अब ये जो नया कानून पास हुआ लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में भी ये पास हो गया, तो उसमें अब उसका मोटी मोटी बात यह है कि उस 8 लाख जंगल में से आप तो ये बात कर रही हैं हम अपने वृक्ष कैसे बचाएं, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जंगल जो हैं वो कटने की कगार में खड़े हो गए, क्योंकि आपकी सरकार ने उस कानून को उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास किया। और एक इतना भयावह उसमें ऐसे क्लॉजेस हैं, उसमें एक ऐसा क्लॉज है कि अगर आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर, आपको कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ से चीन की सीमा लगी हुई है, और पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर से नेपाल की सीमा लगी हुई है। इस राज्य का लगभग 600 किलोमीटर, 550-600 किलोमीटर दायरा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। उससे 100 किलोमीटर आपको किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तो आप मुझे बताइए, हम बैठ करके किस चीज को बचाने की बात कर रहे हैं? तो ये अपने आप में बड़े गंभीर सवाल हैं, और मुझे तो इस बात का थोड़ा दुख है कि उत्तराखंड राज्य में जिस किस्म का विमर्श इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेकर के होना चाहिए था, वैसा विमर्श इस राज्य में बिल्कुल नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य है हमारे इस राज्य का। और इस राज्य में बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं, और एक फर्जीवाड़ा ये भी है कि यहाँ पर गौरा देवी का नाम लिया जाता है, गंगा नदी को पूजा जाता है, लेकिन जब वास्तविकता आती है तो जो मुद्दे हैं, असल मुद्दों से लोग जो हैं और यहाँ की सरकारें पूरा का पूरा हाशिए पे चली जाती हैं। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अगर धात के या किसी और बैनर के तहत हम लोग जितना लोग बात करेंगे, क्योंकि देश के लिए एक बड़ा गंभीर चीज है। इसमें मैं आपको आखिरी उदाहरण देकर के इस मुद्दे को समाप्त करूंगा और फिर मैं अपनी तीसरी और आखिरी बात पर आऊंगा
इसमें एक और क्लॉज ये है कि आप देश के किसी हिस्से में जो है पेड़ काट दीजिए। उदाहरण के तौर पर अंडमान निकोबार, जहां मैं नहीं गया लेकिन कल्पना करता हूं कि वहां पर जो है आइलैंड होंगे, वहां पर आप 130 स्क्वायर किलोमीटर जो है पेड़ काट सकते हैं और उन पेड़ों को आप 2500 किलोमीटर दूर हरियाणा में लगा सकते हैं और वहां पर कोई जू या सफारी में लगा सकते हैं। तो ये कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन है, जो भी उसका नाम दिया जाता है। क्या आप इस सोच से आपको अच्छा लगेगा कि कल अगर आपके देहरादून शहर से, सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इतने बुजुर्ग हैं कि यहां पर जो है सरकार कह देगी जी हम यहां से काट करके पेड़ जो हैं अब हम केरला में लगाएंगे, आपको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा लगेगा? हमारे यहाँ विकास के सभी पेड़ ललितपुर यूपी में कहीं लगाए गए हैं। तो इस किस्म का जो है ये विकास का, अब आप देखिए बड़ा ब्लंटली बोल रहे हैं विकास विनाश, ये हमारे सामने मॉडल है। तो ये पहली बात ग्लोबल लेवल की, दूसरी बात इंडिया के लेवल की, और तीसरी बात जो आपका, क्योंकि तन्मय भाई ने मुझे फोन में कहा हम शहरीकरण की बात करेंगे, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 जुलाई को आपको एक बहुत बड़ा रामबाण दिया है उत्तराखंड जनता को। उन्होंने रुद्रपुर में एक भाषण में यह बोला कि हम उत्तराखंड के सभी शहरों को क्लीन, क्या बोला उन्होंने, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को सुनकर के, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी? लोकेश भाई हंस रहे हैं पीछे। तो ये मैं, देखिए मैंने इसको क्यों कहा शुरू में कि इतनी बड़ी शून्यहीनता है, इतनी छोटी और हल्की सोच है। एक तरफ पूरी दुनिया जुलाई के महीने में गर्मी से मर रही है, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल बॉइलिंग शुरू हो चुकी है। इस देश में 2 लाख किलोमीटर में एक इतना बड़ा कानून जो है वो पास हो जाता है, और हमारे इस राज्य उत्तराखंड राज्य में शहरीकरण को लेकर इतनी हल्की बात हो रही है, जहां पर क्लाइमेट रेजिलियंस की बात होनी चाहिए थी, जहां पर कोई और अलग किस्म की बात होनी चाहिए थी, प्रदेश को और मजबूत करने की बात होनी चाहिए थी, वहां पर इनके पास में इस घिसे पिटे 2 कौड़ी के नारे के अलावा लोगों को देने को कुछ नहीं है। इसी से जुड़ी हुई बात, शहरीकरण उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सरकार ये कह रही है भाई हमने तो आपको स्मार्ट सिटी दे दी, और लानत है ऐसी स्मार्ट सिटी को जो 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में इस देहरादून शहर में 1000 पेड़ नहीं लगा पाई। तो वो कह रहे हैं भाई हमने तो आपको स्मार्ट सिटी दे दी, हम आपको रायपुर में एडमिन सिटी दे रहे हैं, हम आपको डोईवाला में इंटीग्रेटेड सिटी दे रहे हैं, हम आपको वहां पर एरो सिटी दे रहे हैं, हम आपको चाय बागान में ट्विन सिटी दे रहे हैं, हम आपको सहसपुर में साइबर सिटी दे रहे हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है धाद वालों को? इतने सारे आप प्रोग्राम करते रहते हो, इतनी सारी सिटी तो दे रहे हैं हम आपको, कंक्रीट सिटी दे रहे हैं, तो हम आपको इतनी सारी सिटी दे रहे हैं। तो ये कुछ गंभीर यक्ष प्रश्न उत्तराखंड के सामने हैं। बोलने को और भी हैं चीजें, लेकिन आपने 5-7 मिनट बोला था, मैं माफी चाहूंगा, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं। लेकिन अगर आपका एक और राउंड चलेगा तो कुछ समाधान भी मैं सुझाना चाहूंगा, क्योंकि हमें खाली समस्या की बात नहीं करनी है, हमें कुछ समाधान की तरफ भी जाना है। लेकिन एक हिमांशु भाई, एक आखिरी सवाल अपने जो हमारे यहाँ पे सभी दोस्त लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछ करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए कोई राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको क्या लगता है। इसके 2 विकल्प हैं, एक है बेहतरी और एक है ये बर्बादी बोल लीजिए, खराब की तरफ। पिछले 3 सालों में आपको क्या लगता है जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, क्या चीजें बेहतर हुई हैं या चीजें बर्बादी की तरफ गई हैं? आप में से कितने लोगों को लगता है कि बर्बादी की तरफ गई हैं? अगर हाथ उठा रहे हैं तो पूरा उठा दीजिए। तो और आप में से कितने लोगों को लगता है कि पिछले 3 सालों में चीजें बेहतर हुई हैं, बेहतर हुई हैं शहरीकरण के मामले में, पेड़ों के मामले में? तो हमारे 2-3 साथी हैं जिनका यह मानना है कि 4 साथियों का मानना है कि चीजें बेहतर हुई हैं। अगले 3 सालों में आपका क्या अनुमान है कि चीजें जो आपकी जो आज की तारीख में आप क्या सोचते हैं जैसे चीजें चलती हैं कि अगले 3 सालों में चीजें बेहतर होंगी या और बदतर होंगी? कितने लोगों को लगता है कि चीजें और बदतर होंगी? कृपया कर हाथ उठा दें। आशीष भाई हाथ नहीं उठा रहे। तो मोर और लेस तन्मय भाई, जो आपको एक आप पूछ रहे थे, आपको देखिए आंसर पब्लिक लोगों का ही मिल गया कि 95% लोगों का यह मानना है कि चीजें पिछले 3 सालों में बदतर हुई हैं, और लोग आशंकित हैं, इस बात को लोगों में लेकर आशंका है कि चीजें और बदतर ही होंगी।
तो ये अगर आप इस संदेश को हमारे हुक्मरानों तक पहुंचा पाते हैं, उसके लिए आपका आभार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। भाई, स्थिति तो वाकई में बहुत भयावह है और आपने जितने यक्ष प्रश्न उठाए हैं उन सब का जवाब एक सत्र क्या कई सत्रों में ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रश्न अपनी जगह यथावत हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक एक करके इन सब प्रश्नों को उठाएं और इन पर आगे बढ़ें और कम से कम आज के सत्र में जो हमारे सामने मुद्दा है और जो सवाल है उसका एक छोटे तौर पर समाधान ढूंढने की भी कोशिश जरूर रहेगी। इस सत्र के खत्म होने तक हम समाधानों की बात भी करेंगे और मुझे पूरा आज विश्वास है कि कुछ ना कुछ समाधान हमारे सब वक्ताओं से हमें मिलेंगे भी और फिर उनको अपनाना ये हमारे सबके ऊपर है। मैं चाहूंगा कि अनीश अपनी कुछ बात एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखना चाहते हैं हमारे सामने, तो अनीश आप आगे बढ़ें। Thank you, Machu ji. Thank you for inviting me for this panel. अनूप जी ने और आशीष जी ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, तो आई वुड नॉट टॉक अबाउट दोज थिंग्स। मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा जो देहरादून शहर है ये काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में आता है। एंड आई एम ऑडिबल एवरीवेयर? या नाउ दिस इज़ अ वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन और इसका ऐसा नहीं है कि इसकी स्टडीज़ पहले नहीं हुई हैं, इसकी स्टडीज़ पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन सरकारों ने उन स्टडीज़ का कुछ ज़्यादा कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया है। तो बेसिकली आई वांट टू स्टार्ट विद दिस फोटोग्राफ। दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ देहरादून द वे इट वाज इन द ईयर 1990। यू कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा है देहरादून। और ये आपकी दूसरी इमेज जो है दैट इज़ 2022 की। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो कॉन्क्रीटाइजेशन और शहरीकरण जिसे हम बोलते हैं या डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, हमारा एक टर्म कॉइन किया हुआ है, इसको हम डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंट बोलते हैं, DEVIL अपमेंट। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है हमारे लिए। नाउ यू कैन सी दैट सो मच greenery has been lost over the years. This is 30 years. ये हमारा एक डेटा जो हमने कलेक्ट किया था कुछ टाइम पहले का डेटा है ये कि ये आपके खाली देहरादून से की ही बात कर रहे हैं, बाकी ग्लोबल बात तो ऑलरेडी बाकी लोगों ने कर दी है, बट वी जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द देहरादून वैली राइट नाउ। यू कैन सी दैट विकास के नाम पे कितने पेड़ बलि चढ़ रहे हैं और चढ़ रहे हैं और इसकी ये लिस्ट जो है अब बढ़ती ही जा रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्क्रीटाइजेशन, जो हमारा विकास और शहरीकरण हुआ है उसमें अगर आप आंकड़ा देखें तो पिछले 20 साल में 95 टू 2015, ये 2015 तक का ही आंकड़ा है। उसके बाद अगर और लेंगे तो इसका तो फिगर कुछ बहुत ही आगे बढ़ गया होगा कि आपका जो कॉन्क्रीटाइजेशन है दैट इज गॉन अप बाय 600%। 600% कोई कम वो नहीं है, 600 इज़ अ ह्यूज अमाउंट ना। कॉन्क्रीटाइजेशन से आप सभी को पता है कि क्या क्या होता है। आपका क्या बोलते हैं, हीट आइलैंड इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, दैट हैपन्स। ना हीट आइलैंड इफेक्ट में क्या होता है कि आपका जितना कॉन्क्रीटाइजेशन होगा ऑब्वियसली उतना ही आपका हीट आपका जनरेट करेगा जो एरिया है। एंड स्टडीज़ के हिसाब से बताया जाता है कि जो आपका पेड़ वाले इलाके हैं और आपके कंक्रीट वाले इलाके हैं उसके बीच में कम से कम 9 से 15 डिग्री का फ़र्क हो जाता है। तो वी आर हैविंग डबल ट्रिपल वैमीज ओवर हियर बिकॉज एक तो आपका कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ रहा है, दूसरा आपकी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तीसरा आपका जब गर्मी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली पीपल आर रिजॉर्टिंग टू ACs एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसकी वजह से हमारा जो देहरादून का शहर जिसका टेम्परेचर हमें बचपन में याद है कि 32 या 33 डिग्री से ऊपर नहीं जाता था, अभी तो यहाँ पे 38-39 मतलब 48-49 डिग्रीज इट गोज़ अप ईजिली। इसका एग्जांपल देते हैं, हमने अभी पेड़ कटे थे चक्राता रोड में, तो हम पर्सनली वहाँ पे गए थे एंड वी डिड अ स्लाइट
एक्सपेरिमेंट आसेल्स, एक नॉर्मल सा थर्मोमीटर ले गए थे हम, तो हमने थर्मोमीटर की से हमने सर्विस टेम्परेचर लिया था, शाम के 5 बजे थे उस टाइम, और जो सरफेस टेम्परेचर एसफल्ट का था, रोड का था, दैट वाज 49 डिग्री सेंटीग्रेड 5 बजे जून के महीने में। उसी के बगल में LIC का एक ऑफिस है, वहाँ पे पेड़ हैं, थोड़े से 2-4 पेड़ हैं, उसके नीचे हमने सरफेस टेम्परेचर लिया था, दैट टेम्परेचर वाज 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका देख लीजिए 15 डिग्री का फ़र्क खाली 10 मीटर के अंतराल में ही मिल गया था हमें। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट इज़ देयर बिटवीन अ ट्री या ग्रीन एरिया एंड अ कॉन्क्रीटाइज्ड एरिया। तो जैसे जैसे आपका कंक्रीट बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली हमारा वैली का जो टेम्परेचर है दैट विल गोइंग टू गो अप। एंड आशीष भाई और जैसे अनूप भाई ने बोला है कि अब बॉइलिंग उसमें पहुंच चुके हैं हम, तो और बढ़ जाएगा। अदर थिंग विच इज़ हैपेंड इज जो पर्कुलेशन ऑफ वाटर जो होता था हमारा, वो अब नहीं हो रहा है। जो हमारा अब नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, आई डोंट नो ये आपका परमिशन कैसे मिल जाता है सबको। एवरीबडी इज़ बोरिंग वेल्स इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग। तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज अभी अगर आप आंकड़ा देखें तो वाटर लेवल जो हमारा है काफ़ी नीचे जा चुका है। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी भी हुई है, उसमें ये निकला है कि आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इतना नीचे जा चुका है कि आपका जो एक्सेस है उसका पृथ्वी का घूमने का, इट इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। सो वी हैव टेकन सो मच ऑफ वाटर आउट ऑफ द ग्राउंड। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, और ये सारी चीज़ें हैं क्यूमुलेट होके आपका क्लाइमेट चेंज और इसमें इफ़ेक्ट कर रही हैं। सो बेसिकली क्या है कि आपका एक जो पीरियड था एपॉक, और अगर आप उसमें बात करें, आपका जो पीरियड्स होते हैं आपके वर्ल्ड इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो हमारा जो अभी पीरियड जिसे हम होलोसीन बोलते हैं, दैट लास्टेड फॉर अबाउट 11,700 ईयर्स। सो दैट होलोसीन पीरियड इज़ रिलेटिवली, आप जिसे बोलें कि काम पीरियड या स्टेबल पीरियड, जिसमें क्लाइमेट बड़ा स्टेबल रहा है। If you see the history of the world, history says that the world has been in turmoil. Now कुछ वैज्ञानिक अभी ये भी बोल रहे हैं कि जो नया जो एपॉक शुरू हो रहा है that is already started, इसकी स्टडी चल रही है 20 साल पहले से ही। ये 1954 से, जब से एटॉमिक बॉम्ब वगैरह की वो हुई है, टेस्टिंग वगैरह हुई है, उसके बाद से दे सेइंग दैट एंथ्रोपोसीन जो आपका वो है एपॉक, दैट हैज स्टार्टेड। So which means your man-made problems has, shifted the balance towards destruction. So this जो आपका काम पीरियड था वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया। तो यानी आगे बात बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड आई वांट टू गो टू। एक तो पेड़ों की बात करी थी, देन कॉन्क्रीटाइजेशन की बात करी। थर्ड थिंग विच वी वांट टू टॉक अबाउट इज द पोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन विच इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ग्रीन कवर। नाउ वी टॉक अबाउट देहरादून इज रैंकिंग 30th इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। हाउ मेनी ऑफ यू डिड यू नो दैट? कितनों को पता है कि हम 30वें नंबर पे आ चुके हैं, मतलब वर्ल्ड की जिस वन। हाँ, 30th पोजीशन है हमारी। तो इसमें खुश होने की बात है कि नहीं, ये तो पता नहीं है। सरकार कहेगी कि हमने बहुत उपलब्धि हासिल कर ली है। फिफ्थ फ्रॉम बॉटम। और करेंगे सर, मेहनत आप चिंता मत करिए। हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों ने कोशिश नहीं करी है। दे हैव डन वेरियस स्टडीज़, और आप लोगों का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ 3 मेजर स्टडीज़ जो सरकार द्वारा करी गई है। 1986 में द एनवायरनमेंट ऑफ असेसमेंट बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस, दिस वाज डन बाय ऑस्ट्रियन फर्म।
नाउ ये जो स्टडी थी ये आपका इन्वायरमेंट असेसमेंट पे हुई थी, और इसमें जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है हमारा देहरादून का जो जोन है उसके ऊपर ये स्टडी हुई थी, एंड उनके कुछ पॉइंट्स आए थे. वी हैव दैट इन नेक्स्ट स्लाइड, आई विल शो इट टू यू. देन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इन माउंटेन एनवायरनमेंट बाय प्रोफेसर जयंता बंदपादे. ना आप में से काफ़ी जो लोग हैं जो पहले के पीढ़ी के हैं थोड़ा, मतलब उनको पता होगा कि यहाँ पे आपका माइनिंग वगैरह बहुत होता है लाइमस्टोन वगैरह का. तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये बंदोपाध्याय जी का रिपोर्ट निकला था, जिसकी वजह से आपका जो लाइमस्टोन क्वेरिंग और माइनिंग है वो रोका गया था. आई डोंट नो इफ कितने लोगों को इस स्टडी के बारे में पता है, याद है. तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने बताया था कि आपका जो एरिया है जो हमारा दैट इज़ जियोलॉजिकली वेरी सेंसिटिव, और यहाँ तक कि आपका 2 सेंटीमीटर का शिफ्टिंग पर ईयर होता है हमारे यहाँ पे. सो मीन बेसलाइन थ्रस्ट इज गोइंग फ्रॉम आवर वैली ओनली. सो इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, और जो आपकी जो वाटर रिसोर्सेज वगैरह है उस पर माइनिंग की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था. तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपका जो माइनिंग वगैरह है वो रुका था. फिर जो रिपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी हमारी वैली के लिए, विच फोकस्ड मेनली ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ देहरादून. अभी थोड़े टाइम पहले जब वो हादसा हुआ था तो कैरिंग कैपेसिटी का नारा काफ़ी लगा था, बट आई डोंट थिंक उसके ऊपर नारे के अलावा कुछ काम हुआ है. तो दिस कैरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट दिस वाज कैरिड आउट बाय नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नागपुर. Now this was a very exhaustive study which was done by this body, and इसमें रुड़की के जो कुछ departments हैं they were also involved in it. So a lot of scientists and a lot of brain had gone into the preparation of this study. उस टाइम पे इस स्टडी का आई थिंक 1 करोड़ रुपए दिया गया था. बट आश्चर्यजनक की बात यह है कि ये दिस स्टडी हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. हमने बहुत कोशिश करी है इसको हासिल करने की, लेकिन हमें ये नहीं मिला है. इसके अंदर काफ़ी गहराई से काम किया गया था, कैसे डेवलपमेंट होना है देहरादून का, व्हाट इज़ द इकोलॉजी, व्हाट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी, एवरीथिंग वाज कवर्ड इन दिस. बट सैडली दिस स्टडी इज नॉट अवेलेबल एनी मोर. देन एक ये प्राइवेट स्टडी किया गया था, कल्पवृक्ष एक एनजीओ है, इट्स अ वेरी वेल नोन एनजीओ. इन्होंने आपका इंडिया नोटिफाइड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ESA जिसे बोलते हैं, उस पर एक स्टडी किया था. नाउ देहरादून जो है, देहरादून वैली जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने दिस इज द सेकेंड एरिया विच दे नोटिफाइड एज अ ESA एरिया. आई डोंट नो, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, बट इतना इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है कि उन्होंने इसको सेकेंड, मतलब फर्स्ट वॉज समथिंग एल्स बट कोई और एरिया था, बट सेकेंड वॉज देहरादून. Okay, this was the summary of the first study which was done in 1986, जिसमें कि खास बात यह है कि उस टाइम पे भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, जो कि आपका 72 से 82 का जो डेटा है उसमें उन्होंने बोला था कि आपका 25% फॉरेस्ट कवर ख़त्म हो गया है. ना ये तो तब बात है जब डेवलपमेंट इतना क्या बोलते प्रचलित नहीं था. तो उस टाइम पे इतना डेवस्टेशन चल रहा था, और इसमें जो मेन रीज़न था वो ये था कि आपका पॉपुलेशन प्रेशर एंड मेन जो था पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल रिक्वायर मोर लैंड, एंड दिस वाज डन दैट टाइम. देन सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने कहा था कि आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, अगर इंडिया की एवरेज के साथ उसको देखा जाए तो इट वाज अबाउट 44%, विच इज़ मच हायर देन द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया. दिस इज अ डेटा ऑफ 1986. सो अब तो कुछ बहुत ज़्यादा हो गया होगा, आई डोंट हैव द डेटा ऑफ दैट. ना उन्होंने भी ये 1986 में स्ट्रेस किया था, द रीडेवलपमेंट ऑफ दून वैली रिक्वायर्स अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी. नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच हैज़ बीन पुश्ड ऑन द कार्पेट बाय एवरीबडी. इसका कोई ध्यान किसी ने दिया ही नहीं है. दूसरी जो स्टडी थी आपकी, उसकी आपकी बंदोपाध्याय जी की, उसमें आपका बेसिकली सिस्मिक सेंसिटिव जोन है ये.
सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ टू बी डन, जो अभी बेहदाशा रोड्स वगैरह बन रही हैं, जो अब बहुत ही लैंडस्लाइड वगैरह में, जैसे गौरिंगकोट में लैंडस्लाइड हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड द वे द अनसाइंटिफिक वे द roads are being built and obviously the trees are being cut. So this was a study which was basically for your geologically sensitive area. उसमें था, फिर एक्विफायर्स के बारे में बात किया था इन्होंने, और बाकी आपका ये जो ये है फॉरेस्ट के बारे में ये बात किया था कि आपका जो फॉरेस्ट वगैरह है दैट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड सो दैट पर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, एंड जो आपके बाकी जो एरिया एक्चुअली जो हमारा जो ये है उत्तराखंड है, इट इज़ नॉट ओनली सर्विंग उत्तराखंडीज, ये हमारा जो उत्तराखंड है इट इज़ अ कैचमेंट एरिया फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल डाउन स्ट्रीम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ दिस एरिया एंड इंश्योर दैट पर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस. जो भी हमारा नीचे के जो एरिया हैं उनको पानी मिलता रहे. ये सोचने की बात है कि हमारी सरकारें या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म सोचते हैं. इतनी हमारे पे रिपोर्टें हैं, हमारे पे सब कुछ है, उन सब का वो रेफरेंस लेके काम नहीं करते हैं, जो दैट इज अ वेरी सैड पार्ट एक्चुअली. Now this was the NEERI report. This clearly states that this is 1996 report that it is under severe pressure, the uncontrolled development, and of course everything is mentioned here जो कि हम आज फेस कर रहे हैं. बट ये NEERI रिपोर्ट गायब है तो हम इसका कुछ ज़्यादा वो नहीं दे पाए हैं डेटा. नाउ दिस वाज द कल्प्रिच रिपोर्ट जिसमें कि आपका ESA के बारे में बात किया गया है कि हमारा जो इको सेंसिटिव एरिया है ये देहरादून जो वैली है दिस शुड कंसिडर्ड अ इको सेंसिटिव जोन, और जो भी प्लानिंग या मास्टर प्लान जो बनता है जो भी बनता है वो इसके बेसिस पे ही बनना चाहिए. क्लियरली ये सारी रिपोर्टें एक ही तरफ आपका ध्यान देना चाहती हैं कि जो भी डेवलपमेंट होगा यहाँ पे दून वैली में, अगर ये आपका नॉर्म्स मतलब इन जो जियोलॉजी है या उसकी इकोलॉजी है उसको ध्यान दे के नहीं होगा तो ऑब्वियसली देयर बी ड्रास्टिक रिजल्ट्स. और वो सब तो हमें दिख ही रहा है बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ डन, या जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं अभी तक, दे हैव डन एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज सजेस्टेड बाय ऑल दी स्टडीज. So that's a very sad part actually. So let's hope that आगे जो हम जैसे लोग हैं या आम लोग जनता लोग हैं वो प्रेशर्स डालेंगे एंड पीपल वेक अप एंड डू समथिंग अबाउट इट. ये सेक्शन बात के लिए रखते हैं. बेसिकली I just wanted to give a background of the sensitive nature of this valley and how we are losing this battle. अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग, और जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है वो धीरे धीरे हमारा डिजास्टर बढ़ते जा रहे हैं. या थैंक यू सो मच. आपने बहुत ही अच्छा मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड एक हमारे सामने डेटा रखा, फैक्ट्स रखे, जिसको शायद हम सब देहरादून के निवासी जो हैं वो अपने अपने तरीके से महसूस जरूर करते आए हैं, लेकिन इसको एक साइंटिफिकली तरीके से प्रूव करना और उसके साथ रखना ये बहुत जरूरी है. और इस बात पे हम वापस आएंगे जब हम अपने विभिन्न मुद्दों की बात करेंगे. अब मैं चाहूंगा कि तन्मय जी बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रख लें तो हम अगले सत्र के अगले मुद्दे पर आगे बढ़ें. धन्यवाद हिमांशु. और बहुत सारी डिटेल मुझे लगता है फैक्चुअल और अच्छी रिसर्च बेस्ड बातें हम सबके साथियों ने रखी. इनफैक्ट मुझे आज दूसरी तरफ होना था तो हिमांशु का आग्रह था कि नहीं तुमको यहाँ बैठना चाहिए, और मैंने उनसे कहा कि मैं चूँकि इस तरह की स्टडीज़ के साथ इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, और हमने जो अपनी यात्रा समाज के बीच में जाने की शुरू करी थी हरियाणा की, इत्तेफाक से वो 2010 में शुरू करी थी, और धार तो उत्तराखंड में काम करती थी अलग अलग विषयों पर. हम परेशान होते थे लगातार, ये सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घटित होती रही. उत्तराखंड आंदोलन में भी रहे, उसके पूरे अवसान को भी हमने देखा, और जो एक दौर में 2005 या 10 के बाद जब उत्तराखंड बना उसके बाद वो सारी निराशाओं को लेकर के वो सभी आंदोलनकारी साथी जो बहुत सारे लोग बैठे भी यहाँ पर, और हमने एक दौर देखा कि धीरे धीरे जो पब्लिक वॉइस जिसके बेस पर उत्तराखंड ने दौर में आकार लिया जो होती थी वो धीरे धीरे क्षीण हुई है.
और आते आते एक दौर ऐसा हो गया कि हम एक इको चैम्बर बन गया था। हम 25-50 आंदोलनकारी थे जो एक दूसरे की बात सुनते थे, कभी कॉल दी जाती थी तो वही लोग आते थे, और उस निराशा को देखते हुए हमको ये लगा कि उसका उत्तर क्या है। अंततः हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं जो हमारे इर्द गिर्द गलत हो रही हैं, लेकिन हम उसके इर्द गिर्द लोगों को नहीं ला पा रहे हैं, हम लोगों से कहीं संवाद नहीं बना पा रहे हैं, या हम उन लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, या हमारी बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरे से पहले जिन 3 लोगों ने बातचीत करी है, इन सब लोगों ने पब्लिक में जाने का अनुभव झेला है। अनूप भाई ने भी, आशीष भाई ने भी, और वो लगातार लोगों के बीच में जाते हैं और इस निराशा को समझते हैं कि जो उनका आक्रोश है वो इसलिए निकलता है कि इतनी शिद्दत से, इतनी ताकत से इस बात को कहने के बावजूद भी वो सब चीज़ें जनता में या वो सब आम समाज में वो आक्रोश क्यों नहीं दिखाई देता, और हम सब लोग उस कॉल पर उस तरह से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते। और हम हर बार किसी गोष्ठी में इकट्ठा होते हैं 50-100 लोग, मैं अनूप भाई से कह रहा था कि उसमें से 70 कॉमन रहते हैं, 25-30% बदलते रहते हैं। तो हमको ये बात बहुत शुरू से परेशान करती रही देहात में कि ये देहरादून में अगर हम कोई गोष्ठी बुलाते हैं, किसी विमर्श को करते हैं, तो उसके 75% लोग कॉमन होते हैं, क्योंकि सेंसिटिव लोग बढ़ नहीं रहे। और ये सबसे बड़ी चिंता है कि जितनी बातें आप सब लोगों ने बताई, वो बातें इस बात को साबित करने, उन बातों को बिना कुछ जोड़े हुए एक बड़े समूह को इसके पक्ष में आकर खड़ा होना चाहिए था। हमने कई बार देखा, CFGD ने कॉल दी, कहीं पेड़ कटे हैं, सहजदरा की कॉल रही, पर मैं देखता था कि आम समाज का उसी मोहल्ले के रहने वाले लोगों में, वहाँ हजारों लोग रहते हैं, उनमें से कितने लोग थे जो उसमें से टर्न आउट हुए, वही लोग थे जो अजबपुर से आ रहे, धर्मपुर से आए। तो ये जो एक बड़ा संकट है हमारे समाज का कि जो संवेदनशील लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे हम समाज का जो संवाद कट रहा है, वो एक वजह थी कि हम हरेला की तरफ मुड़े, सच बताऊँ तो। और हमको ऐसा लगा, मैं इसको हल्की भाषा में, हमको लगा समाज के ना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। समाज में ये जो बीमारी है बहुत गहरी है, हम इनसेंसिटिव हो गए हैं, हमने सुनना बंद कर दिया है। हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम इंजीनियर डॉक्टर बनो, लेकिन तुम किसी भी सोशल इशू पर रिएक्ट करने से बचो, तुम अपना कैरियर बनाना है। हमने कैरियरिस्ट कॉम खड़ी कर दी। हम तो फिर भी जब कॉलेज में थे, भुवनेश्वर और मैं, तो हम तो फिर भी कभी नारे लगाते थे। अब की पीढ़ी तो बीटेक कर रही है, उसको दे आर लिस्ट बॉदर्ड। जब हमने खुद मशीनें पैदा कर दी हैं तो उनको मतलब ही नहीं कि पेड़ कट रहा है नहीं कट रहा है, वो अपना फ़ोन पर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो धात के तौर पर हमारी अपनी भूमिका, जिसके साथ हमने हरेला को शुरू किया, वो दरअसल में समाज में संवाद बनाने का एक तरीका है। और हमने हरेला को उत्तराखंड के एक लोक पर्व को इसलिए चुना क्योंकि वो हरियाली की बात करता था। मेरे दादाजी इस दिन पेड़ लगाया करते थे। मुझको लगा कि एक लोकली सेंसिटिव शब्द के साथ इस यात्रा को शुरू किया जाए। हमने बहुत लो प्रोफाइल तरीके शुरू करी, लोगों के बीच में गए, सरकार के पास भी गए, बहुत बुरी तरह से निराश होकर के, हताश होकर के आए। हमको रोज़ झूठ बताया जाता था कि आज ये डिपार्टमेंट कर रहा है, फलाना डिपार्टमेंट कर रहा है। फिर हमको समझ में आया कि ये सब चीज़ें जो चल रही है खेल तमाशा क्या। फिर हमने लोगों के बीच में जाने का तय किया। और हमने अब जब आम समाज के बीच में जाते हैं तो नेचुरल है, उससे आप अनीश भाई की भाषा में बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतनी स्टडी को सुनने का धैर्य नहीं है उसका, क्योंकि उसकी प्राइमरी लर्निंग नहीं है। बेसिकली हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि हम जो बात यहाँ पर करते हैं वो है हायर लर्निंग, यानी कि जो सेंसिटिव व्यक्ति उस बात को सुनता है, जज करता है, उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन समाज में निचले लेवल पर जो मेरे घर के बगल का आदमी, मेरी माँ है या मेरा पड़ोसी, उसकी प्राइमरी लर्निंग नहीं है इन्वायरमेंट को लेकर के, वो प्राइमरीली सेंसिटिव नहीं है। बात की बात, आंदोलन तो बहुत दूर की बात है, पेड़ों से चिपकना तो दूर की बात है। मैं मानशु भाई से कह रहा था कि एक दौर में लोग पेड़ों से सिले चिपक गए, मेरी दादी और मेरी माँ, क्योंकि वो रोज उससे घास काटने आते तो रोज उसे टच करते थे। हमारे बच्चों ने तो कोई पेड़ टच ही नहीं कर, तो उनको फील कहाँ से होगा उसका। तो दरअसल में समाज में जो प्राइमरी लर्निंग का अभाव है, जिसकी जो मैं सोल्यूशन के तौर पर देखता हूँ, हमको लगातार नए लोगों के बीच में जानने की जरूरत है। एक इको चैम्बर से बाहर निकल के वही 150 लोग देहरादून के लोग नहीं बदल पाएंगे। हम खुद उत्तराखंड आंदोलन से हम लिटरली फ्रस्ट्रेट हुए कि हमको लगा यार कब तक हम वही लोग आपस में बातचीत करके खुश होते रहेंगे, हम 100 लोग इकट्ठे हो तो बदलेगी दुनिया। बदली नहीं दुनिया, हम तो 30 साल हो गए हमको भी सबको देखता है, इसलिए नहीं बदली। मुझे लगता है नए जोन में जाने की जरूरत है, नए कॉर्नर तलाशने की जरूरत है। हम किसी दिन किसी स्कूल के बच्चों के बीच में, आज हम गए थे वहाँ बाल वाटिका बनाने विकास नगर, तो वहाँ नॉर्मल से लोग मिलते हैं, उनके छोटी छोटी क्वेरीज होती है। मुझे लगता है कि मास पॉपुलेशन के लिए जो अनूप भाई ने सवाल उठाया, जिस पर 95% लोग एग्री कर रहे थे, लेकिन ये 95% लोग तो एग्री थे ही लगभग। इसलिए अनूप भाई का उत्तर यहाँ से नहीं मिलने वाला, उत्तर वो वहाँ से मिलेगा जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको पता ही नहीं कि कुछ हो भी रहा है, वो फॉरेस्ट का क्या एक्ट कौन सा पास हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को बड़ा समूह सुने, उसके लिए समाज के भीतर में
लगातार जाने के लिए, एक्सटेंसिव कैंपेन करने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और हम सब लोगों को बिखर करके, अगर हम यहाँ 150 लोग हैं, बिखर करके अपने अपने जोन में जाके बात करनी पड़ेगी। और एक ऐसा हल्का मॉडल बनाना पड़ेगा, जैसे गांधी जी को मैं इस मामले में बहुत मानता हूँ कि उन्होंने हम समाज से डायलॉग बनाने के तरीके ढूंढे। उन्होंने बोला कि भाई तुम गांधी टोपी पहन लो या तुम सूद काट लो, तुम बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज से इसमें जुड़ जाओ। हम हरेला में अगर पेड़ लगा रहे हैं, हम खुद जानते हैं कि हम इस विकराल सवाल का कोई जवाब नहीं है हमारे पास लिटरली, लेकिन हम पेड़ लगाने के लिए एक व्यक्ति को इसलिए कहते हैं कि तुम 100 रुपये दो और पेड़ लगाओ। हम चाहते हैं वो इस बहाने उसे छुए, उसे महसूस करे। जब वो उस पेड़ लगाएगा, उसे बढ़ेगा, तो उस दिन हम किसी कहेंगे कि देखो ऐसा एक पेड़ कट रहा है, चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि उसने तो कभी पेड़ को हाथ भी नहीं लगाया। तो आज हमारे साथ 300-400 लोग जो जुड़े हैं या जुड़ते हैं लगातार। हमने हरेला वन बनाया, इस बार 200 के आसपास लोगों ने लगाया। तो मकसद क्या है हमारा? मकसद क्या है कि वो जो आदमी कुछ नहीं सुन रहा आज की तारीख में, वो आए उस पेड़ को लगाने। अनूप मोटल नहीं आए, मैंने अनूप मोटल जी को नहीं कहा कि आपको नहीं, हमको उसको बोलना मेरा पड़ोसी जो है, जिसको कोई मतलब, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना सारा ज्ञान एकत्र कर रहा है, उसको लाना है किसी तरह से। क्योंकि उनको लाए बिना तो जो अनूप भाई का गुस्सा है उसको तो रास्ता में लगा नहीं। हम 150 लोग कितना ही बड़ा गुस्सा कर ले, लेकिन हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमने हरियाणा में कोशिश की है, मैं इसको बहुत बड़ी कोशिश नहीं मानता, हमने अपनी सीमाओं में नौकरी के बीच में से समय निकाला, लेकिन हमने कोशिश करी कि हम समाज में सेंसिटाइजेशन करें और प्राइमरी लर्निंग पर काम करें। और अगर हमने प्राइमरी लर्निंग करी तो सेकेंडरी लर्निंग और हायर लर्निंग पर हम लोगों को ले जा पाएंगे। लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी है। नेचुरल हम सब लोगों की सीमाएं, हम संस्था है, कितने लोगों तक जाएंगे हम? 1000, 10,000, 15, 20,000। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये एक बड़े कैंपेन के तौर पर सबकी सहमति से अगर आने वाले सालों में शेप ले, तो मुझे लगता है हम एक बड़ी ऑडियंस को इंगेज कर पाएंगे। और अगर इंगेज करेंगे तो हमारी बातें जो वो हम कह रहे हैं यहाँ पर, वो ज़्यादा लोगों से सुन पाएंगे। तो समाज से संवाद बनाना मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती आज की तारीख में, उस पर काम किए जाने की ज़रूरत है। और बाकी सब लोगों ने जो बात की, मैं उनसे काफ़ी हद तक एग्री करते हैं। और हम अपने कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका जो नॉलेज बेस है वो हमारे आने वाले समय में काम आए। मेरा हिमांशु भाई से विशेष आग्रह रहेगा कि जैसा हमने आज का एक चैप्टर किया, अगर हम इस कंटिन्यूस लर्निंग का सिस्टम बनाएं, एक नियमित शेड्यूल में हम बैठे हैं, अगर चीज़ों दूर नहीं कर ले, कोई भी करे, सिटीजन दूर करे, कि हमारी हर 3 महीने में लर्निंग कोशिश करें कि जो 100 लोग आए, इनमें से 50 नए लोग आए, हम बुलाएं अपने मोहल्ले के लोगों को और नए लोगों की लर्निंग या जो कहते हैं वो सिखाना चालू करें इस एक ही विषय पर। मान लीजिए हम चाहे इस, तो कोई रास्ता बनेगा, तब कोई रास्ता आएगा। कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए। हमने 13 साल हरेला के साथ अपना काम किया, तो इस दौर में हमने बहुत सारी उपलब्धियां कैसे हासिल की। हमारे साथ अर्चना जुड़ा गई हैं, गणेश जी जो कहीं जॉब करते थे उन जिसमें उनका सोशल सरोकारों से उतना सीधा नाता नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग जब हमसे जुड़े हैं लगातार नौकरी की, तो अगर हम एक बड़े समूह के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ी ऑडियंस को एंगेज कर पाएंगे, जो उन बातों को सुन सके, जज्ब कर सके, उस पर रिएक्ट कर सके, उस पर सेक्रीफाइस भी कर सके। क्योंकि सेक्रीफाइस आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। हम सब कंफर्ट जोन के लोग हैं, अपनी सुविधा को छोड़ करके संडे को किसी प्रोटेस्ट में अगर आशीष भाई ने बोलाना है तो वो सो जाता है। तो इसलिए उनको सेक्रीफाइस तक लाने के लिए उनको, मुझे लगता है उनकी एक बेहतर लर्निंग की ज़रूरत है। और जो भी लोग इस सबको जानते हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ऐसे सब लोगों की लर्निंग के प्रोसेस में शामिल किया जाए, उनको बुलाया जाए, उनको किसी भी बहाने से कैसे भी उनको बुलाया जाए। तो बस मेरा पॉइंट ये रहता है। धन्यवाद तन्मय, आपने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा और बातों बातों में आपने हमें अपना समाधान भी सुझा दिया। हमने पहले सत्र में, पहले हिस्से में आप सबको सुना, आपके गुस्से को सुना, आपकी गुस्से में झलकती हुई हताशा को भी हमने देखा, और हमने उसके अलावा आपके आयाम देखे कि आप किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं, समझते हैं, या आप इसको अप्रोच किस तरह से करते हैं। बहरहाल वैश्विक ना होकर और देशीय ना होकर हम अपने अगले मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ देहरादून घाटी पे केंद्रित करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक बहुत सेल्फिश इंसान हूं, हम सब सेल्फिश इंसान हैं। मैं जिस शहर में रहता हूं, मुझे उस शहर से सबसे पहले सरोकार है। मैं चाहता हूं कि मेरा शहर सबसे सुंदर और सबसे अच्छा बने, और फिर यहां से बात आगे बढ़े और आगे फैले। तो ये जो हमने इतनी सारी बातें आप लोगों ने हमारे साथ साझा करी, इसमें जो सबसे बड़ी बात उभर के आई कि एक रैपिड अर्बनाइजेशन का दौर जो है वो हमारी हरियाली को छीन रहा है हमसे, और इसमें कई स्टेक होल्डर्स की भूमिकाएं हैं। समाज की भूमिका सबसे बड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट की भूमिका है,
पॉलिसी मेकर्स की भूमिका है और उसमें बहुत नेगेटिविटी है। इस कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस को एग्जिस्टेंस में हमारे आगे क्या रास्ता है, उसका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है, हमारे सामने सबसे बड़े चैलेंज क्या है, हम उसको किस तरह से एड्रेस करके एक या कई सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करते हुए की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। हम इस सत्र में देहरादून स्पेसिफिक तौर पर हम ये बात करेंगे कि हमारी जो बैलेंस है, जिसको हम चाहते हैं, आइडियली जो हम देखते हैं कि देहरादून, हम इस डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन या फैलने, शहर के फैलने को, और जैसे अनूप भाई ने बताया कि 4-5 ट्विन सिटीज, साइबर सिटीज और कई सिटीज जो है देहरादून के आसपास डेवलप हो रहे जा रही हैं, और हम उसको रोकने, आई डोंट थिंक हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर इंश्योर करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं कि वो हरियाली के साथ हो, हरियाली के साथ बढ़े आगे। हमारा शहर अगर फैल रहा है तो उसके साथ साथ हरियाली भी फैले। तो इस तरफ बढ़ने में हमारा सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? मैं एक बार फिर आशीष आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, आप हमें बताएं। देखिए, अभी जो आपने पूछा कि अब देहरादून स्पेसिफिक क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो देखिए सॉल्यूशंस तो हैं, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी हैं और ग्रीन सिटीज भी बने हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, बाहर भी आपके ग्रीन सिटीज बनते हैं। तो अब ग्रीन सिटीज होते क्या हैं? देखिए, हमें क्या करना है कि इसमें जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो था एयरपोर्ट का एक एक्सपेंशन हुआ था, उसमें भी काफी बड़ा एक बवाल हम सब लोगों ने मिलकर किया था। हुआ क्या था कि उसमें जो रनवे थी जो उसकी, और सबसे पहले बताऊं उसकी नेसेसिटी थी, क्यों थी कि जिस समय आपके जो विमान आते हैं यहाँ पर, अभी छोटे विमान आते हैं यहाँ पर, तो जब और दूसरा क्या होता है, जो बड़े विमान होते हैं आपके दिल्ली में, उनकी पार्किंग होती है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो आप देहरादून का जो देखिए एक बहुत बड़ी जनसंख्या विदेशों में भी है, तो यदि आपको देहरादून से इंटरनेशनल फ्लाइट बाहर लेनी है तो उसके लिए आपको देहरादून में एक एयरपोर्ट चाहिए, और उसकी रनवे एक जो डिजायर्ड लेंथ से ज्यादा होनी चाहिए 500 मीटर, तभी आपके जो बड़े प्लेन्स उतर सकते हैं। तो सरकार का मैं वर्जन बता रहा हूँ, इनका ये था कि यहाँ पर इसको पार्क करेंगे, तो पार्किंग करने जो बड़े प्लेन्स आएंगे तो आपके टिकट भी, जो इंटरनेशनल टिकट कम हो जाएंगे, आपको वाया दिल्ली या मुंबई विदेश नहीं जाना पड़ेगा, और हम इनको यहाँ पार्क करेंगे। और पार्किंग की जो मेरा मतलब पार्किंग की जो चार्जेस होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ज्यादा होते हैं, तो देहरादून में कम होंगे, तो इससे एयरलाइंस को फायदा होगा। उसके लिए वो इस पट्टी को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन हमने अपने ग्रुप में इसको स्टडी किया था। हमने केवल इनको एक छोटा सा सॉल्यूशन बताया था कि आप जो रनवे है, क्योंकि वो रनवे क्या जो बढ़ा रहे थे, ये पूरा आपके थानों के एक बड़े डेंस जंगल में जा रहा था। हमने केवल उनको ये बोला, इस जो रनवे को आप आगे बढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा पीछे ले लीजिए। पीछे लेने में ये होता कि वो जंगल भी बच जाते हैं और आपको रनवे भी मिल जाती, और वो जो मैं सब बात बेनिफिट्स बता रहा हूँ वो भी हो जाते। लेकिन वो क्यों नहीं माना गया? केवल क्योंकि वहां पे जो विस्थापित टिहरी डैम के जो विस्थापित थे, सरकार उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं लेना चाहती थी। और ये हमने जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात की, सब लोगों से बात की, वो कह रहे आप कहीं से भी लाइए, किसी भी तरीके से लाइए, आपका प्रपोजल बिल्कुल सही है। उन्होंने मैं बिल्कुल सामने बताया, और शायद अनीश को भी हमने एक बार कुछ आप जब आगे जा रहे थे दिया था, लेकिन प्रपोजल सही था, सब कुछ सही था, लेकिन विल नहीं थी। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो अब हर चीज में विल है। देखिए, स्मार्ट सिटी को अनूप भाई ने बहुत बिल्कुल सही तरीके से बताया। हमने स्मार्ट सिटी की यदि आप खुद बात करें, उसको अच्छी तरह समझें, तो बहुत अच्छी चीज है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट उसका यहाँ पर जिस तरीके से करते हैं, तो उसका ये नज़ारा देखने को मिलता है कि वो स्मार्ट सिटी की वजह से बल्कि एक जगह लिथार्जिक सिटी बन जाता है, या क्या कह सकते हैं उसको। तो मेरा सबसे पहला बड़ा पॉइंट ये है कि आपके सॉल्यूशन बहुत कुछ हैं। आप ग्रीन जो दूसरा एक जो है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि आप देखिए राजपुर रोड है, राजपुर रोड का भी एक्सपेंशन हुआ पर पेड़ नहीं कटे। सहसदारा रोड का एक्सपेंशन हुआ, पेड़ कट गए। तो आप इसकी डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि मुझे मौका मिला इसमें डेप्थ में जाने का, तो यहाँ पर एक रोड डिजाइन की प्रॉब्लम आ गई।
सहजधार राजपुर रोड पे अनूप भाई, जो जितने भी आपके बेंगलोर हैं, इनका एक स्टेज तक ये डेवलप करते चले गए, लेकिन जैसे आप जाखन से ऊपर ये डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट लैंड है, लोगों ने उसको ऑफर नहीं किया। लेकिन सहजधारा रोड पर इन्होंने बायलॉज को ढीला कर दिया। उन्होंने कहा यदि ये रोड चौड़ी हो जाएगी तो हमारी जो एमडीडी के रूल्स हैं आपकी मल्टी स्टोरीड ऊपर चली जाएंगी, आपको एफएसआई ज्यादा मिल जाएगा, फ्लोर इंडेक्स। तो उस सिलसिले में इन्होंने उन पेड़ों को, रोड विड्थ को पूरी 30 फीट बना दी, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। हमने इनको जो कोर्ट में भी एक सॉल्यूशन दिया था कि आप उन्हीं को, जैसे ठीक राजपुर रोड की तर्ज पे जितने भी 2000 पेड़ हैं उनको फुटपाथ पे ले लीजिए, सर्विस रोड दे दीजिए, उसके बाद भी आपकी 4 लेन निकलती थी। सेकेंडली, जो ये मुझे आज तक कभी भी लॉजिक समझ नहीं आता कि दिल्ली या आपका हरिद्वार या जो दूसरे सिटीज का ट्रैफिक राइट फ्रॉम द सिटीज आपको क्यों हाईवे बना के ले जाना है। यदि आपको मसूरी उनको ले जाना है या किसी और जगह से ले जाना है तो आपको बहुत पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी, ऑल्टरनेटिव रूट्स बना के, रिंग रोड बना के उनको वहां पे पहुंचाना था। और 2 रूट्स अभी भी अवेलेबल थे जो हमने इनको सुझाए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेवलपर्स को फायदा पहुंचाना था और रोड चौड़ी करके आज की डेट पे वहां पर आप देख सकते हैं, जिस दिन से ये रोड चौड़ी हुई है आपके 5 स्टोरी 7 स्टोरी अपार्टमेंट बनने शुरू हो गए। अल्टीमेटली कोई तो कुछ तो एक्सचेंज हुआ होगा ना बीच में, किसी के बीच में, जिसने डिसीजन दिया और जिसने इसको करने दिया। और मुझे कभी कभी, मैं कहना नहीं चाहता अभी क्योंकि वो मामला अभी भी कहीं थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, हाथ ही निकल गया, इन्होंने करवा तो दिया ही, पूछ अभी भी अटकी हुई है। तो मैं अभी उसके बारे में जुडिशरी के ऊपर बोलूंगा तो मेरे पे कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जुडिशरी का रोल भी बहुत समझ नहीं आया हमें आज तक। तो एनीवे, तो मेरा पॉइंट ये है कि इसके जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हम पे हैं, विल नहीं है शायद हमारी। दूसरा, पब्लिक जो है, देखिए गवर्नमेंट को ही हम ब्लेम करते हैं, बिल्कुल सही है, वो उनका एक रोल है, लेकिन जैसे अभी आपने, तन्मय ने भी बात की कि पब्लिक का रोल क्या है। आप देखिए, पब्लिक का ये है कि पब्लिक क्या पेड़ों को समझती है कि ऑब्जेक्ट है। जैसे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ, रेप होते हैं। रेप क्यों होते हैं? आप सबसे बड़ा एक उसका एक कारण ये है कि वुमेन को ऑब्जेक्ट समझा जाता है। वो जिस समय को जो रेपिस्ट होता है, रेप करता है, वो उसको ऑब्जेक्ट समझता है। सिमिलरली पेड़ों को जब हम काटते हैं, हम ये सोचते हैं इनमें जान नहीं है, जबकि हमारा धर्म ये कहता है, यदि हम हिंदू की बात कर लें या कोई भी धर्म की बात कर लें, कोई मान के चलता है ये तो मतलब देवभूमि है, देवताओं में पेड़ों का तो सबसे पहला स्थान है। उसके बावजूद यदि हम इन्हें काट रहे हैं तो इनमें जान नहीं है। और कितनी रिसर्च इसमें निकल चुकी है, शायद अनीश ने कभी बात भी होती रहती है कि पेड़ कम्युनिकेट करते हैं, जड़ों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हर तरीके से इनमें जान होती है। तो जब तक हम पेड़ हमारे लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं। अब डिफेंस की बात कर लीजिए, डिफेंस ये सारा जितना अभी अनूप भाई ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बताया, इसमें एलओसी से 100 किलोमीटर तक आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। बेसिकली ये भी तो सैनिक है ना हमारे, जो पेड़, यदि हमारे सैनिक बॉर्डर की रक्षा करते हैं तो पेड़ तो हमको दुनिया भर की चीजों से हमारी यहाँ पे इंटरनली रक्षा कर रहे हैं। मतलब साइलेंटली, विदाउट एनी हल्ला उल्ला मचाए। हमारी इस समय हम यहाँ बैठे हैं तो जरूर हमारे बॉर्डर सेफ है सैनिकों की वजह से, लेकिन हम सेफ हैं केवल पेड़ों की वजह से। लेकिन पब्लिक इस बात को समझती है कि हाँ, ऑक्सीजन देते हैं, पॉल्यूशन से बचाते हैं, वाटर टेबल बढ़ाते हैं, लेकिन जिस समय उनके खुद के घर के आगे पेड़ लगाने की बात आती है या उनके घर के आगे पेड़ कट रहा होता है तो कोई सामने निकल के नहीं आता। उन्हें ये लगता है यार कट जाए, मेरी बाउंड्री वॉल सही रहे, मेरा एक कमरा आगे निकल जाए। तो इस वाली मेंटालिटी से भी हमें आगे निकलना पड़ेगा। और मेरा तो सजेशन ये भी है कि जब हम बिजली का बिल देने में कोई हिचकते नहीं है क्योंकि हमें फैसिलिटी मिल रही है, तो मैं तो कभी कभी अनूप भाई से मजाक में करता हूँ कि आप कभी चीफ मिनिस्टर बन जाए, मेयर बन जाए, तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन टैक्स लगाए और उस टैक्स में ऐसा हो कि जो अपने घर के आगे पेड़ लगाएगा उसको डिस्काउंट मिलेगा, और नहीं तो उसकी कुछ हमें एक बिलिंग कर दें और हाई बिलिंग करें कि जिससे जब हम जो ऑक्सीजन ले तो मुझे, जब मैं लगाऊंगा पेड़ या हिमांशु लगाएंगे या और दूसरे लोग लगाएंगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। मेरा मानना है उस दिन से सारी ये मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। धन्यवाद। आशीष, आपने हमें प्रॉब्लम भी बताई और उसका समाधान भी बताया, और आपने जो इतनी केस स्टडीज बताई हमको, सहजधारा रोड की बताई या एयरपोर्ट की बताई, या हम देहरादून के और किसी भी हिस्से में जब हम
डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसके केस स्टडीज को बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो नाम आता है वो गवर्नमेंट का हमारे सामने आता है कि गवर्नमेंट का एक बड़ा बड़ा रोल है। गवर्नमेंट का रोल इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन से पेड़ कटेंगे, कब कटेंगे और कितने कटेंगे, वही परमिशन देती है। तो इसलिए गवर्नमेंट हमारे लिए एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, रोल है, जिसको एड्रेस किए बगैर हम नहीं रह सकते। और इस मुद्दे का कहीं ना कहीं समाधान हमें गवर्नमेंट को साथ लेकर के, इंक्लूड करके ही निकालना पड़ेगा। उनको दरकिनार करके हम नहीं निकाल सकते। गवर्नमेंट के केस में अनूप भाई, हम ये नहीं कह सकते, जैसे हमने अभी सुना कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, पेड़ कटने दिए, पेड़ नहीं कट के भी गुजारा चलता है। इसके दो पक्ष हैं। आम समाज पेड़ कटने से उतना चिंतित नहीं है जितना वो इस बात से चिंतित है कि उसके पास छत है या नहीं है, उसके पास पानी है, सड़क है, बिजली है या नहीं है, बेसिक सुविधाएं जिसकी वजह से वो शहर में रहने आता है। हम सब जिस सुविधाओं को भोगते हैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं उन सुविधाओं को, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो उन सुविधाओं को इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी कई मायनों में, और कई मायनों में गवर्नमेंट की मनमानी भी रही। दोनों बातें, दोनों फैक्टर्स को हमको देखना है, क्योंकि आम आदमी को इस बात, सबसे बड़ी चौड़ी सड़कें चाहिए, उसे जाम्स नहीं चाहिए, उसको सीवेज सिस्टम अच्छा चाहिए, उसको वाटर टेबल प्रॉपर चाहिए, 24 घंटे पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सब चीजें चाहिए। और ये प्रेशर समाज से ही आता है कि जब शहर में कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड इतने सारे लोग रहने आ जाते हैं तो सरकार के पास भी चारा नहीं होता कई बार, सिवाय इसके कि वो सड़कें चौड़ी करे, सीवेज सिस्टम्स बिठाए, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोग्राम्स लेकर आए जो भले इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अटपटे और बेढंगे लगते हों। तो ऐसे में हम गवर्नमेंट को किस तरह से देखते हैं, हम उसके रोल को किस तरह से इंक्लूड करते हैं, हम उसको सोल्यूशन सेंट्रिक जब हम बात करते हैं कि हम एक सोल्यूशन ढूंढेंगे, हम समाधान ढूंढेंगे, तो उसमें गवर्नमेंट हमारे सामने कहां बैठती है? देखिए, जब तक आपकी नीयत साफ नहीं ना, देखिए अगर आपको तो खाली, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि उत्तराखंड में, पूरे देश में ही है, पर हम तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है और कमीशन खोरी वो व्यापक चरम सीमा पर है। इसको तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ऑन कैमरा उत्तराखंड के भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि बड़े स्पष्टवादी हैं, उन्होंने कहा 40% कमीशन लगता है। तो जो आपने भी जिस बात का इशारा किया, तो ये जब तक देखिए, अब वो भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी या इस टाइप की चीज, वो तो खैर हमारे ना तो एजेंडा में है, ना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्य है वो इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगत रहा है। मुझे लगता है जो पूरा जो कल्चर उत्तराखंड राज्य में पिछले 20-25 वर्षों में डेवलप हुआ है, जहां पर पूरा का पूरा सरकारों का उद्देश्य जो है वो निर्माण के ऊपर है, सारी चीजें जो है वो निर्माण केंद्रित हैं कि हमें निर्माण करना है। अब हमें निर्माण करना है सड़क का। मुझे एक उदाहरण आ रहा है आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं, और वो बहुत ही घातक उदाहरण है। और अगर वो उदाहरण हम सबके सामने आया, अब वो उदाहरण है जो मसूरी में 4.5 किलोमीटर का प्रस्तावित टनल 700 करोड़ का है। अब आप मुझे बताइए कि अगर लाइब्रेरी चौक के नीचे से 4.5 किलोमीटर का टनल निकलेगा तो उस मसूरी शहर का या उस पूरी क्या होगा बताइए भाई। क्या हमें कितने टनलों की आवश्यकता है इस उत्तराखंड राज्य को, जहां पर जिसकी नियति में जो है इतनी सारी आपदाएं लिखी हुई हैं। तो हमें क्या हर जगह जल्दी पहुंचना है? ठीक है, ट्रैफिक हम सबको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या हर जगह हल उसका ये टनल बना करके ही है? क्या कोई और समाधान हो सकता है? आपने बहुत सारे अच्छे उदाहरण दिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के। तो ये मैं थोड़ा सा जो आपका, क्योंकि सवाल देखिए बड़ा जटिल टाइप का है, आपने बहुत सारी बातें उसमें बोली और शायद कोई इसका 1 2 3 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले तो मैं इस भ्रष्टाचार को लेकर मैं उल्लेख करना चाहता था, क्योंकि आज बार बार जो है वो जन जागरण की बात हो रही है, तो ये वाली बात भी बार बार सामने आनी चाहिए कि उत्तराखंड राज्य का विकास का मॉडल क्या होगा। क्या पूरे उत्तराखंड राज्य के विकास का मॉडल
खनन के ऊपर केंद्रित होगा, क्या वो शराब के ऊपर केंद्रित होगा, क्या वो निर्माण के ऊपर केंद्रित होगा, क्या वो सड़क के ऊपर होगा, रोपवे के ऊपर होगा। और इस राज्य में जब हजारों लाखों लोग इस बार की बरसात के बाद में रो रहे थे, आपके राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर के नितिन गडकरी से मिलकर के 600-700 करोड़ रुपया सड़कों के लिए लेकर के आते हैं। तो क्या इस समय भाई आपको हमेशा ही जो है सड़क बनाने के लिए बजट चाहिए? आप ही कह रहे हैं कि आप 25 साल का, अगले 25 साल का सड़कों का और ट्रैफिक का रोड मैप बनाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस राज्य का अगले 25 साल का पर्यावरण का रोड मैप नहीं बनना चाहिए? बताइए, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? तो आप जो है खाली आपको सड़कों का रोड मैप बनाना है, क्योंकि ये जो पूरा जो कॉकस और जो नेक्सस है ठेकेदारी का और जो तमाम चीजों का, वो अपने आप में एक वो बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। उसे हम कैसे पार कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, बट मैं एटलीस्ट उस एक डायमेंशन को शेयर करना चाहता था। आपका सवाल है समाधान, तो मैं सभी मित्रों के साथ में कुछ जानकारियां साझा करना चाहूंगा, और ये असल में बड़ी पुख्ता जानकारियां भारत सरकार के स्तर पर हैं। एक बड़ी अच्छी चीज जो भारत सरकार के स्तर पर होती है, विभिन्न शहरों के अलग अलग समय पर अलग अलग किस्म के इम्तिहान होते रहते हैं, और वो उनके नंबर आते हैं, उनका कंपटीशन होता है। तो उसके हम अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, उसमें खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बोलूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने स्वच्छ सर्वेक्षण का सुना होगा, साफ सफाई का इम्तिहान होता है, आप और हम पढ़ते हैं कि भैया देहरादून का ये रैंक आ गया, ये रैंक आ गया। ऐसे ही करके नीति आयोग ने 2 वर्ष पूर्व एक उसका क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क नाम का एक कंपटीशन करवाया था। उस कंपटीशन में, और मैं वो कुछ कागज भी आपके साथ लाया हुआ हूं, इनफैक्ट जब 2022 का चुनाव हुआ था, आप लोगों को याद है 2022 का चुनाव, उत्तराखंड का 5वां विधानसभा चुनाव हुआ था, तो हम लोगों ने, ये पत्र है मेरे हाथ में, आप में से किसी का भी कोई इच्छुक होगा मुझसे ले लीजिएगा, हमने एक कवायद शुरू करी थी शहरीकरण को लेकर के। ये चिट्ठी जो है मदन कौशिक जी के नाम लिखी गई है, जो समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अंदर गणेश गोदियाल जी जो कांग्रेस, उसके अलावा काशी सिंह एरी उत्तराखंड क्रांति दल, और अजय कोठियाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दावेदार थे। तो हमने इसमें 20 अलग अलग बिंदु अपनी तरफ से अपनी अपेक्षा को साझा किया था कि आप इसको अपने मैनिफेस्टो में डालिए। तो एक बात तो ये हो गई। इसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसमें अलग अलग फैक्ट शीट डाली थी। तो मैं खैर सारी फैक्ट शीट में तो नहीं जाऊंगा, इतना समय नहीं है, लेकिन आप में से अगर कोई भी शहरीकरण का कोई छात्र या छात्रा होगी, किसी को रुचि होगी, वो देख सकता है। तो खैर मैं पहली वाली को छोड़ देता हूं, अलग अलग है। मैं क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज, तो इसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देहरादून की क्या रैंकिंग रही, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में देहरादून की क्या रैंकिंग रही। अब मैं आता हूं जो हमारा है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। इसमें देश के 126 शहरों की रैंकिंग 5 अलग अलग पैरामीटर्स में हुई थी, और जो हमारे काम का है वो है अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो अब इसमें क्योंकि मतलब इसमें शहरों को सिंपल वे में बोले स्टार्स मिले थे, तो 5 स्टार सिटी, 4 स्टार सिटी, 3 स्टार सिटी, देहरादून को 2 स्टार मिले। तो देहरादून को बड़े फिसड्डी नंबर मिले। तो अब आपके फिसड्डी नंबर क्यों मिल रहे हैं? आप इन तमाम कॉम्पिटिशन में देहरादून और आपके उत्तराखंड राज्य के सभी शहर, हमेशा आपका प्रदर्शन लचर क्यों रहता है? तो ये भी तो सवाल है भाई, कौन इस पे सोचेगा? इसे मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, शहरी विकास मंत्री को सोचना चाहिए, भाई कोई तो सोचे इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि हमारे देहरादून के विधायक इन चीजों के ऊपर चिंतन मनन करते हैं? कोई कर रहा है? नहीं, चिंतन करते हैं। तो कौन इन आंकड़ों को कौन देख रहा है? ये तो भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो ऐसे ही करके एक और अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें इसमें हैं, इसमें बड़े खराब नंबर आए। और मैं एक और ये निश पकड़ लेना प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। एक नीति आयोग ने नवंबर 2021 में एक ये एसडीजी अर्बन इंडेक्स निकला था। एसडीजी अर्बन इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अर्बन इंडेक्स। इसमें अलग अलग, जैसा आपको पता है, अलग अलग गोल्स होते हैं। तो देहरादून का इसमें देश के 56 शहरों में 35वां नंबर आया। पहली बात तो यह है भाई, हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि जब इतना खूबसूरत शहर है तो टॉप 10 में आप क्यों नहीं आते हैं? इसमें शिमला फर्स्ट आया। भाई क्या आप हमेशा लास्ट आएंगे? आप हमेशा लास्ट आएंगे? स्मार्ट सिटी की भी जब शुरुआत हुई थी, देश के 99 शहरों में नंबर 99 देहरादून शहर था, क्योंकि इतना घटिया और 2 कौड़ी का प्रस्ताव इन्होंने चाय बागान को बेचने का बना करके केंद्र सरकार को भेजा था। तो इसमें भी जो है आप 35वें नंबर पर आए हैं। और ये जो अलग अलग इसमें मानक हैं, उसमें जो हमारा आज का विषय है उसमें सबसे आपके खराब नंबर है। आशीष भाई पढ़ना, नंबर 14 क्या लिखा है? क्लाइमेट एक्शन।
ये गोल है, ये एसडीजी गोल है, ये वाला तो इसमें हमारे सबसे कम नंबर आए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जो है हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। समाधान के तौर पर मैं ये एक आपके इस मंच के माध्यम से आज ये अपील करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार से, यहाँ के मठाधीशों से, कि वो भारत सरकार के भी इन आंकड़ों का अध्ययन करे, और न सिर्फ अध्ययन करे पर उनके ऊपर काम भी करे। आपने अभी हमारे को इतनी शानदार रिपोर्ट्स का जिक्र किया, मेरे जहन में एक रिपोर्ट आ रही थी। मार्च इस साल 5 महीने पहले भारत सरकार की एक रिपोर्ट देश के 147 जिलों की आई। क्या आपकी जानकारी में है कि पूरे देश में भूस्खलन के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग। 147 जिलों में पूरे देश के सबसे संवेदनशील जिला रुद्रप्रयाग जिला है, जहां पर कल परसों गौरीकुंड की वो दुर्घटना हुई। दूसरा सबसे बड़ा संवेदनशील जिला पूरे देश का, वो भी हमारे राज्य का टिहरी जिला है। तो ये तो 5 महीने पहले की रिपोर्ट है और ये तो भारत सरकार की रिपोर्ट है। तो उत्तराखंड सरकार ने उस रिपोर्ट के ऊपर क्या किया? क्या ये सारी की सारी रिपोर्टें कूड़ेदान में चली जाती हैं? ये भी तो पब्लिक सवाल पूछ सकती है इन लोगों से कि भाई आप इन पर तो काम करिए यार, तो भारत सरकार की रिपोर्ट से। खैर, आगे बढ़ते हुए समाधान की तरफ मेरा एक सुझाव ये रहेगा, क्योंकि एमडीडीए वगैरह से तो देखिए कोई उम्मीद नहीं है, ये तो सब क्या है ना, क्या बोलना, खैर आगे। लेकिन समाधान जो आप बोल रहे हैं, मेरा एक मेरा निवेदन यह रहेगा कि धाद इतना शानदार काम करता है, तो आप तन्मय भाई इतना बढ़िया आप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप कोई बढ़िया कोई एक उसको कैंपेन ना बोल करके हम कोई उसको नया नाम दें, दून की हरियाली, कुछ ऐसा नाम आप सोचें। जो भी नाम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उस नाम को आज ही चुनना है, लेकिन कोई ना कोई आप अभियान यहां चलाएं, इस शहर से चलाएं, तो कोई ना कोई ऐसा कैंपेन चले। और जब मैं आज के बारे में सोच रहा था तो मेरे जहन में एक शब्द आया, ईसीजी। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम लोग जाते हैं ना कई बारी डॉक्टर के पास में, टेस्ट कराते हैं ईसीजी, हार्ट के लिए। बीमार तो नहीं होते लेकिन जाते हैं, हमारा ईसीजी का टेस्ट होता है। क्या हम देहरादून शहर का बार बार इस ईसीजी की बात कर सकते हैं? और ईसीजी क्या हुआ? देहरादून का एनवायरनमेंट, देहरादून का क्लाइमेट और देहरादून का ग्रीनरी। तो ये हम इस ईसीजी, दून की हरियाली के इस ईसीजी को लेकर हम कोई मॉडल विकसित करें। उसे हमें आज विकसित नहीं करना, लेकिन हम उसके बारे में सोचें। अगला बिंदु, इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले मैं आपके बगल में बैठा हुआ था, मेरे जहन में एक और विचार आया, और वो विचार ये आया कि आज पहला शुक्रवार है इस 8वें महीने का। क्या धाद ये एक संकल्प ले सकता है कि हम हर अगस्त के पहले शुक्रवार को, आज शनिवार है, चलिए शनिवार है, इस शनिवार को, पहले शनिवार को हम शहरीकरण के ऊपर कोई ना कोई कार्यक्रम, जिस तरीके से आप हरेला का करते हैं, तो कोई शहरी विकास दिवस नाम से आप हर साल एक कोई ना कोई कार्यक्रम बढ़ाएंगे, कोई ना कोई श्रृंखला बढ़ाएंगे। तो आप इसके ऊपर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसको हाँ करना है, लेकिन आप इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसके अलावा जो तीसरा मेरा बिंदु रहेगा, तो एक तो हमने दून की हरियाली की बात करी, हमने उस तरीके की किसी मॉडल की बात करी, पब्लिक एंगेजमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट की मॉडल की बात करी। दूसरा हमने किसी दिवस की बात करी। तीसरा मेरा जो सुझाव रहेगा वो भी धाद के माध्यम से, क्योंकि आज आप लोग इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। और एक और विडंबना आप देखिए, और ये भी बड़ी हालिया विडंबना है, और एनजीटी जो राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल है, उसने जनवरी के महीने में मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में कहा कि आप लोग एक कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी करिए। तो इसकी कहानी एक्चुअली ये है कि 16 जनवरी को ट्रिब्यून अखबार में खबर छपी थी। उस खबर का संज्ञान लेते हुए स्वयं एनजीटी ने, सुयो मोटो जो कहते हैं, उन्होंने एक केस कर दिया, और एनजीटी ने 9 लोगों की कमेटी का गठन किया। अब मैं तो खैर इस बात के दाद दूंगा उस एनजीटी को कि भाई उसने खुद ही जो है अपनी संवेदनशीलता देखते हुए कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन उन 9 लोगों की कमेटी में एक भी मसूरी का स्थानीय नागरिक नहीं है। तो क्या उस कमेटी में मसूरी का कोई स्थानीय नागरिक नहीं होना चाहिए? तो उसमें सारे के सारे सरकारी अधिकारी हैं। तो ये बात शायद
अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, लेकिन मेरा कहने का आशय ये है कि हम कैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन को गवर्नेंस में सुनिश्चित कर पाते हैं। इसके ऊपर भी धाद के माध्यम से, हम लोग तो हैं ही धाद का हिस्सा, लेकिन धाद के मंच या धाद के बैनर के तहत हम अन्य और लोगों को जोड़ते हुए किस तरीके से इस पर ये हम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और इसमें एक और मैं बात बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, हितधारकों की, मोटे मोटे 5 हितधारक हैं। पहले हितधारक तो हैं आपके जो नेतागण हैं या सरकारें हैं, तो चाहे वो मुख्यमंत्री, मंत्री, आपके विधायक, आपके मेयर, तो वो नंबर 1 हो गए। नंबर 2 जो हो गए वो आपके नौकरशाह हो गए। नंबर 3 जो हैं वो आपके तो ये नौकरशाह हो गए, ये हो गए। नंबर 3 जो हैं इसमें आपके वो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट हैं। उन बेचारों की वैसे बात सुनी नहीं जाती है। वो जितनी सी रिपोर्ट्स बनाते हैं, चाहे वो वाडिया वाले हैं, कहीं के भी बहुत सारे लोग हैं, और देहरादून का तो सौभाग्य, इतने सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, लेकिन उन बेचारों की कभी बात नहीं सुनी जाती, वो बोलते हमेशा हैं। तीसरे के अलावा जो चौथा है वो है व्यापारी वर्ग, जिसके हित सधते हैं। तो चाहे वो होटेलियर है, डेवलपर है, ऑपरेटर है, तो ये चौथा स्टेक होल्डर हो गया। और 5वां और आखिरी स्टेक होल्डर जो है, धारक है, जो इस कमरे में बैठे हुए हैं, और वो है पब्लिक और जनता। तो और यही देखिए, पहले जो 4 हैं वो तो कहीं ना कहीं इस शहरीकरण की जो मुहिम चल रही है उसका एक अंतरंग हिस्सा है, क्योंकि नेतागण, अधिकारीगण, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट, भले उसकी बात नहीं सुनी जाती, और चौथा जो है जो व्यापारी वर्ग है। और मैं आपको एक और छोटा सा इसमें बता दूं, एनजीटी ने जब अपना ऑर्डर दिया मसूरी वाला, ये एक अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, ये सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो वो उन्होंने उसको नहीं बनाया, क्योंकि वो तो कह रहे हैं और करते रहो, और बनाओ, और आगे करो। तो हम किस तरीके से पब्लिक को एंगेज कर सकते हैं। तो मैं अगर अपनी बात को समराइज करूं, मैंने सबसे पहले एक दून की हरियाली या ईसीजी टाइप की पहली वो वाली बात रखी। दूसरी जो मैंने बात कही वो कहीं ना कहीं यही थी कि आप किसी एक दिवस को चिन्हित करके जो है उसको बढ़ाएं, और जैसा तन्मय, तो वो एक बड़ा कार्यक्रम हो, और उस बड़े कार्यक्रम के तहत, जैसा आपने कहा, हर 3 माह में छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहें। तो ऐसे करके हम 1 साल में एक बड़ा और 3 छोटे कार्यक्रम करें हर 3-3 माह के अंदर। यहाँ पर हम शहरीकरण और ग्रीनरी और तमाम इन ईसीजी के इर्द गिर्द मुद्दों के ऊपर बात करें। जो हमने जो तीसरी बात करी वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेकर करी। तो ये 3-4 बातों के साथ में जो है मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू। आपने हमें बहुत अच्छे समाधान सुझाए हैं और हम उन पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे धाद की तरफ से भी। और मुझे लगता है धाद एक संगठन है और उसकी अपनी, लेकिन